नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे एटम्स की। तो जो फर्स्ट वन है वो है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स इन टच विद ईच अदर। यानी अगर हम एक एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से दूसरे एटम के न्यूक्लियस का सेंटर का डिस्टेंस मेजर करें तो इसका मतलब ये है कि हमने एटॉमिक रेडियस को मेजर किया है। रेडियाई का वर्ड हम यूज़ करते हैं फॉर सिंगल एटम, जबकि न्यूक्लियस हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। यानी दो एटम्स की अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो हम रेडियस यूज़ करेंगे वर्ड। एटॉमिक रेडियाई को हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में। अब हम देख लेते हैं कि एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक रेडियाई डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ शेल्स एंड न्यूक्लियर चार्ज पर। यानी हम इसे देख लेते हैं ग्रुप में और पीरियड में इसका क्या ट्रेंड है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं ग्रुप में। अगर पीरियोडिक टेबल में हम किसी ग्रुप में डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ शेल में इजाफा हो रहा है। यानी लेट सपोज़ लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम में 2 शेल्स मौजूद हैं, जबकि इसका जो नेक्स्ट ग्रुप मेंबर है यानी सोडियम उसमें 3 शेल मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, तो एटॉमिक रेडियाई में भी इजाफा होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन तमाम ग्रुप मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इन सब के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमें पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो इनका काम ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ ये अट्रैक्शन रखते हैं। तो जैसे जैसे वैलेंस शेल दूर होता जाएगा वैसे वैसे इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो लूज़ होती जाएगी और इसके नतीजे में इनका साइज़ जो है वो एक्सपेंड होता जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीरियड की। अगर हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट मेंबर के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि सेकंड के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह नेक्स्ट में 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल के तौर पे हम सेकंड पीरियड लेते हैं। सेकंड पीरियड का जो फर्स्ट मेंबर है वो है लिथियम। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके एडजेसेंट बेरिलियम मौजूद है और इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर लिथियम की बात करूँ तो इसके प्रोटॉन्स जो होंगे टोटल वो 3 हैं, जबकि बेरिलियम में 4 प्रोटॉन्स हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं वैसे ही इनके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तो इनकी जो अट्रैक्शन होगी प्रोटॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान वो ज़्यादा होती जाएगी और ये आपस में कॉम्पैक्टली बॉन्डेड होंगे। तो जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ज़्यादा ये स्ट्रक्चर जो होगा वो कॉम्पैक्ट होगा। इसके नतीजे में साइज़ जो होगा वो रिड्यूस होता जाएगा। यानी अगर हम लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक रेडियाई रिड्यूस होता जाएगा यानी कम होता जाएगा, जैसे कि यहाँ पर गिवन है। इसके बाद है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। यानी किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम अगर रिमूव करवाना चाहते हैं तो जो हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव क्यों करवाना चाहते हैं? फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। यानी अगर लेट सपोज़ सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो अगर हम चाहते हैं कि वो बॉन्डिंग कर ले तो उसे बॉन्डिंग के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया है गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो जो भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अब कन्वर्ट हो जाएगी गैसियस यानी नोबल गैसेस जो है ना उनकी कॉन्फ़िगरेशन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सोडियम ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इसके रिज़ल्ट में उसकी कॉन्फ़िगरेशन अब नोबल गैस का एक मेंबर नियॉन के बिल्कुल सेम हो गया है। और क्योंकि नोबल गैसेस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं इसलिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन उसकी नोबल गैसेस से रिजेंबल कर रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
अब हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है ग्रुप एंड पीरियड में। अगर ग्रुप की बात करें, अगर डाउनवर्ड मूव करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही होती है। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं नीचे की जाने मूव करूं, यानी लिथियम के बाद सोडियम पर जाऊं, तो उसमें क्या हो रहा है कि एक शेल का इजाफा होता जा रहा है हर ग्रुप मेंबर में। तो प्रोटॉन जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं और बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनके दरमियान की जो अट्रैक्शन है, क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं तो वैलेंस शेल से प्रोटॉन की जो अट्रैक्शन है वो कम से कम होती जाएगी, क्योंकि इनका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें कम आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो ईज़िली रिमूव किया जा सकता है अगर हम थोड़ी सी आयनाइजेशन एनर्जी दे दें। इसी तरह से अगर मैं पीरियड में मूव करूँ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो पीरियड में मूव करते हुए क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह कर अट्रैक्शन जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उससे अट्रैक्शन जो है वो प्रोटॉन की बहुत ज़्यादा होगी। इसकी वजह कर जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। एक बात यहाँ पर याद रखने वाली है, वो ये कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड की है और एक ही दफ़ा में हमने तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दिया। ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर ग्रुप 1A की बात करूँ तो वहाँ पर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही एक, तो वहाँ पर हमने जस्ट एक आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी है। लेकिन अगर ग्रुप 2A के मेंबर्स की बात करूँ तो वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो हमें पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करने पर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा।